और इनिशिएट करें, राइट, और ऑफकोर्स चेंज करें पीपी। ये नहीं कि एक पे पहन लिया और कंटिन्यू सुबह से शाम तक उसी पे ड्यूटी कर रहे हैं। सो बेसिक स्टेप इन फिस्टुला ग्राफ्ट केयर, ये डायलिसिस थेरेपिस्ट के लिए सबसे जरूरी है, राइट। सो कैनुलेशन प्रोसीजर जब भी आपका होता है ना, उसमें वॉश जो फिस्टुला वाला हाथ है उसको पेशेंट को एजुकेट करो कि घर से आए तो धो के आए, डिटॉल साबुन से या जो भी साबुन उसके पास है एंटीसेप्टिक, उससे हैंड वॉश करके आए प्रॉपर। कई बार क्या होता है कि जब मैं फिस्टुला लगाने जाता हूँ तो देखता हूँ जब क्लीन करता हूँ क्लोरोहेक्सिडिन से तो काला काला सा मिट्टी आता है, उसमें काला काला हो जाता है गॉस पीस। तो पूछता हूँ पेशेंट को कि आपने क्लीन क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं कि वो फिस्टुला था ना, इसमें मशीन लगा हुआ है। मैंने कहा मशीन नहीं लगा हुआ है, इसमें आवाज आता है ब्रूई का, उसके वजह से आपको, तो वो आवाज के वजह से मैं क्लीन नहीं करता था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर उनको समझाना जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है कि फिस्टुला वाले हैंड को अच्छा से धोए, क्लीन करें, राइट। परफॉर्म ए हैंड हाइजीन, स्टाफ को भी हैंड हाइजीन जरूरी है ना, आप कैनुलेशन करने जाओगे। पुट ए न्यू क्लीन पेयर ऑफ ग्लव्स, समझ गए। नेक्स्ट, वियर प्रॉपर फेस प्रोटेक्शन। फेस प्रोटेक्शन आपको कैनुलेशन करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक, जो भी आप क्लोरोहेक्सिडिन यूज करते हो, बीटाडीन 10% यूज करते हो वो अप्लाई करो। बीटाडीन 10% यूज करो, ड्राई हो जाए। इफ यू वांट क्लोरोहेक्सिडिन यू गो फॉर क्लोरोहेक्सिडिन, क्लीन करो। इंसर्ट नीडल यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, जो भी प्रोसीजर करते हो अलर्ट लगा लो अपने दिमाग में। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मिंटोस खाने की जरूरत नहीं है कि मिंटोस खाओगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी। आप खुद कॉमन सेंस आपका रहेगा ना, तो एक घंटी लगा लो दिमाग में कि ये सेप्टिक प्रोसीजर एवरी टाइम करना है जब भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो। रिमूव ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। प्रोसीजर हो गया, आपने सब चालू कर दिया डायलिसिस, ग्लव्स निकालो और हाथ धो। एसेप्टिक टेक्निक मीन्स टेकिंग ग्रेट केयर। एसेप्टिक टेक्निक मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, राइट। तो बेसिक स्टेप इन फिस्टुला ग्राफ्ट केयर, सेम वही चीज है। हैंड हाइजीन जरूरी है, हैंड हाइजीन जरूरी है। तो हैंड हाइजीन आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। नया ग्लव्स पहनेंगे? पहनेंगे सर। फेस प्रोटेक्शन पहनेंगे सर। निडल को लगाते समय, रिमूव करते समय एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे सर। अप्लाई क्लीन एंड स्टेराइल गॉस पीस ऑन द फिस्टुला साइड और ड्रेसिंग साइड? करेंगे सर। कंप्रेस द साइड विथ क्लीन ग्लव्स, गॉस पीस लेके आप प्रेस करते हो ना जब निडल निकालते हो? करेंगे सर। और क्या कर सकते हैं? उसके बाद क्या करोगे? सर ग्लव्स निकालेंगे और हाथ धोएंगे। अरे वाह, एक्सलेंट, डन। नेक्स्ट चलते हैं। आपने ऐसा किया है। कैथेटर केयर सबसे जरूरी है ना, कैथेटर केयर है ना। हमारा एक स्टाफ है समीर, काफी अच्छा काम करता है समीर, यस। तो बेसिक स्टेप इन कैथेटर केयर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्टाफ ने स्टेराइल ग्लव से डायलिसिस चालू किया, कैथेटर ड्रेसिंग किया, दूसरे स्टाफ ने अनस्टेराइल ग्लव से बंद किया, तो हुआ एसेप्टिक टेक्निक नहीं हुआ, अपने बीच में ही उसको दे दिया इन्फेक्शन। कैथेटर कनेक्शन प्रोसीजर, परफॉर्म हैंड हाइजीन, ऑफ कोर्स करेंगे, हाँ करेंगे। स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे, न्यू ग्लव्स पहनेंगे, फेशियल पहनेंगे, ऑफ कोर्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, पीपीई पहनेंगे। अप्लाई एंटीसेप्टिक 10% बीटाडीन सॉल्यूशन, इन टू आउट सर्कुलर आप कर सकते हो। ऐसे ऐसे क्लीन नहीं करना है, कैथेटर का ईच साइड से लेके आपको रोटेट करते हुए बाहर चले जाना है। इन टू आउट, इन एंड क्लीन करते हुए आउट, अंडरस्टूड। फिर उसको ड्राई करना है तो वैसे ही करना है, इन आउट, देन अप्लाई टी-बैक्ट और बीटाडीन ऑइंटमेंट, और जो भी आपके पास ऑइंटमेंट है वो यूज कीजिए, गॉस पीस स्टेराइल यूज कीजिए, और इफ यू हैव टेगाडर्म ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यू पुट द ड्रेसिंग। कनेक्ट द कैथेटर टू ब्लड ट्यूबिंग, ब्लड लाइन यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। करेंगे? हाँ करेंगे, तभी तो इन्फेक्शन रोकेंगे आप। अगर एसेप्टिक टेक्निक से अगर ब्लड ट्यूबिंग को कैथेटर से कनेक्ट नहीं करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बिकॉज देयर इज कनेक्शन, देयर इज इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स। अनक्लैप द कैथेटर, स्टेराइल ग्लव्स तो पहनना ही पड़ेगा,
आप जब 2 मैन चाहिए, 2 आदमी चाहिए। जब भी कैथेटर आप चालू करते हो ना, तो एक पर्सन कैथेटर के साइड में रहेगा जो ड्रेसिंग करेगा, जो कनेक्शन, और एक स्टाफ रहेगा मशीन के पास जो मशीन से ट्यूब को आपको देगा। आप ट्यूब के टिप को क्लोरोहेक्सिडिन से क्लीन करो, राइट, फिर वो कनेक्ट करो। जो टेक्नीशियन या जो स्टाफ मशीन के पास खड़ा है वो कैथेटर को टच नहीं करेगा। 2 मैन 100% करेंगे, करूंगा सर। रिमूव ग्लव्स करेंगे, आफ्टर प्रोसीजर करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे। गुड गुड गुड, अरे पास हो गए आप लोग। डिसकनेक्शन प्रोसीजर में भी आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, न्यू ग्लव्स पहनना है, प्रॉपर पीपीई पहनना है, फेशियल पहनना है, मास्क पहनना है, बरोबर। डिस्कनेक्ट द कैथेटर फ्रॉम द ब्लड लाइन यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, सेम चीज आपको करना है। और डायलिसिस जब चालू करते हो ना, तो दोनों कनेक्शन को आप लोग बीटाडीन में डीप किया हुआ गॉस-पीस से रोल कर सकते हो प्रॉपर, ताकि वहां पे कोई और जो आप होल टॉवेल यूज करते हो, जो ग्रीन टॉवेल होल टॉवेल यूज करते हो, उससे कवर कर दो, राइट। तो वहां पे टच भी हो। कई बार क्या होता है ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट खाना वाना खाते हैं, सांबर खाएंगे, इडली खाएंगे, जो भी उनको टेस्ट है वो खाएंगे, कभी गिरा देंगे उसके ऊपर, तो हो गया ना। आपने तो अच्छा से किया था सर, उन्होंने सावन गिरा दिया कैथेटर के। कैथेटर का कनेक्शन जो हुआ है ट्यूबिंग से, वहां पे ही ये यहाँ पे रहता है ना पंप के। अब खाना खा रहा है पेशेंट चम्मच से लेके, और वो ओल्ड एज है, अगर कोई केयर टेकर नहीं है उसके साथ, खाते खाते मालूम चला कि सांबर पूरा कैथेटर खा लिया, पूरे कैथेटर पे सांबर गिर गया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो ग्रीन टॉवेल लगा हुआ है होल टॉवेल, उसको कवर कर दो उसको, राइट। जो भी कैप्स आप निकालते हैं एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है, राइट। और कैथेटर को जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्लैंप लगाना बहुत जरूरी है, खासकर जुगलर हो गया या फीमोरल हो गया या पंपकेथ हो गया, जो भी कैथेटर है क्लैंपिंग बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स एनएस से फ्लश करना जरूरी है, प्रॉपर हैपलॉक करना जरूरी है एज पर योर एसओपी। और क्या करेंगे, ग्लव्स निकालेंगे और हैंड हाइजीन करेंगे, राइट सर, ग्रेट सर। ये देखिए कैथेटर, ये पंपकेथ है। अब ये मेन चीज होता है जो एग्जिट साइड है, उसी को आपको क्लीन करना है, इन टू आउट, यस। सो एग्जिट साइड कैथेटर केयर बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायलिसिस में। नहीं तो वहां पे इंफेक्शन हो गया, पस हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे टनल से होते हुए कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा वो ब्लड में। तो ये एग्जिट साइड इंफेक्शन रोकने के लिए प्रॉपर क्लीन करना जरूरी है, इन टू आउट टेक्निक से। यहां से आपको प्रॉपर इन करना है और ऐसे रोटेट करते हुए बाहर कर देना है, राइट। ऐसे ऐसे और ऐसे 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 नहीं करना है, पुताई नहीं करना है, कभी भी कैथेटर को पुताई नहीं करना है, ना फिस्टुला को पुताई करना है। जहां पे एग्जिट साइड है वहां पे बीटाडीन आपने गॉस-पीस लिया, गॉस-पीस में लिया और इन से उसको धीरे धीरे रोटेट करते हुए बाहर कर दिया। कैथेटर एग्जिट साइड केयर में आपको सेम चीज फॉलो करना है, हैंड हाइजीन फॉलो करना है, ग्लव्स पहनना है, फेस मास्क पहनना है, एंटीसेप्टिक यूज करना है, जो आपको बोला है बीटाडीन आप यूज करो या टी-बैक यूज करो, जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, किडनी वाले डॉक्टर बोलते हैं। आपके डायलिसिस सेंटर का जो एसओपी है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करो। और क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाना चाहिए पेशेंट का कैथेटर जो एग्जिट साइड है, गंदा नहीं होना चाहिए कि वूजिंग हो रहा है, ब्लड निकला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या हो गया, ड्रेसिंग करने के बाद आपको ग्लव्स निकालना है और क्या करना है, हाथ धोना है। यस, आपको याद हो गया। सेपरेट क्लीन एरिया फॉर कंटामिनेटेड एरिया। आपका हैंड वॉशिंग एरिया ना काफी अच्छा होना चाहिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑटोमेटिक सब चीजें होनी चाहिए। हाथ ले गए, पानी आने लगा, धो लिया, हाथ हटाया, बंद हो गया। ड्रायर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ड्रायर से बेटर है कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो, राइट। जो भी आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, टॉयल भी, टॉयल तो आप मल्टीपल लोग यूज करेंगे, तो टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, उससे आप ड्राई कर सकते हो हाथ को। डोर फिर ओपन करोगे तो कोई मतलब नहीं रहा, तो डोर ना हो तो बेटर है, ओपन हॉल में हो तो अच्छी बात। क्लीन एरिया शुड बी यूज फॉर प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, डायलिसिस एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। डेडिकेटेड सप्लाई फॉर ए सिंगल पेशेंट। अब जैसे किसी ने बोला सर हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट जो है उसको आइसोलेशन में आप यूज करोगे, तो उसके लिए सब डिस्पोजेबल आप यूज करोगे, डायलेजर, ट्यूबिंग, राइट, निडिल, सिरिंज, सभी सिंगल यूज आप यूज करोगे। फिशलर निडिल आपको हमेशा सब लोग सिंगल यूज करते हैं, कोई यूज करता है या फिशलर निडिल नहीं, गया जमाना हो यूज करने वाला। फिशलर निडिल भी सिंगल यूज होता है,
राइट। सिरिंज भी सिंगल यूज करना है, गॉस पीस भी सिंगल यूज होता है। तो जो भी आप कैलकुलेशन करना है सारा क्लीन एरिया में आप एक छोटा सा स्टेराइल टॉवेल होता है उसके ऊपर सारा जो भी आप मटेरियल आपको लगता है, फिशनर नीडल लगता है, राइट, माइक्रोपोर लगता है, सिरिंज लगता है, वो सब प्रॉपर रखें क्लीन एरिया में, डस्ट एरिया में ना रखें और अपना प्रोसीजर करें हैंड हाइजीन करते हुए। मेडिकेशन ऑयल का मैंने ऑलरेडी बताया तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। सिंगल यूज, नो मल्टीपल यूज, वन निडल वन सिरिंज ओनली वन टाइम, वन निडल वन सिरिंज ओनली वन टाइम। वायल भी 25K का 5K का वायल वन टाइम ओनली। मेडिकेशन का सब लोगों ने NABH एंड JCI का मेडिकेशन वाला पॉलिसी पढ़ा है तो मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। डायलिसिस थेरेपिस्ट हो या नर्सिंग स्टाफ हो सब लोग मेडिकेशन का जानते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग करना चाहिए उसको, सब लोग को मालूम है तो स्किप कर रहा हूँ। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ डायलिसिस स्टेशन, डायलिसिस मशीन का क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि कल हमारे एक डायलिसिस थेरेपिस्ट थे, उन्होंने प्रॉपर मशीन का बेस जो था ना उसके ऊपर बीपार्ट जब केन रखते हैं ना प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाता है, तो जब बीपार्ट का केन से गिरता है ना बीपार्ट तो क्या होता है व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाता है। अगर आपने 1 2 3 महीना जमा अगर क्लीन नहीं किया तो मोटा सा लेयर जम जाता है मशीनों के ऊपर। तो वो भी डायलिसिस थेरेपिस्ट को ध्यान रखना चाहिए, हाउसकीपिंग को लेके प्रॉपर ग्लव्स पहन के उसको प्रॉपर सिट्रिक एसिड या जो भी केमिकल अवेलेबल है वो डाल के प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। डायलेजर होल्डर को क्लीन करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो कनेक्शन करते हैं ना डायलेजर में, हैंसन कनेक्टर क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, डायलेजर पोर्ट कनेक्टर या जो भी आप बोलते हैं, उसको प्रॉपर क्लीन करना जरूरी है। हाँ, मशीन को डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। ऑफकोर्स आपका प्रोटोकॉल है एवरी डायलिसिस के बाद डिसइंफेक्शन करना तो करो, और डिसइंफेक्शन करो विद सिट्रोस्टाइल विद सिट्रिक एसिड। हीट डिसइंफेक्शन एंड डीकैल्सिफिकेशन के लिए सिट्रिक एसिड, डिसइंफेक्शन एंड डीकैल्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट, फॉर लाइफ ऑफ मशीन एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। देखिए मशीन देखिए आपको। अच्छा जी, डायलिसिस चेयर को क्लीन करना है कि नहीं करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेशेंट, या डायलिसिस बेड को क्लीन को करना है कि नहीं करना है? डायलिसिस बेड को क्लीन करना है, हाँ करना है बिल्कुल। आप हाउसकीपिंग को बोलिए उसके पास जो भी सरफेस क्लीनिंग है मटेरियल वो स्प्रे करे, चेयर को क्लीन करे, प्रॉपर क्लीन करे। और बहुत सारे डायलिसिस सेंटर जो हैं वहाँ पे वो लोग जो BP कफ होता है ना वो यूजेबल होता है, वॉशेबल होता है, तो कफ निकाल के आफ्टर वन कंप्लीशन ऑफ पेशेंट दे चेंज द कफ ओनली। जो बांधते हैं ना सर वो कफ मिलता है, सो वॉशेबल होता है, कपड़े का कफ होता है, तो वो हर ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हो। एक पेशेंट 4 घंटे के लिए होता है तो 4 घंटे यूज करो, उसके बाद वो चेंज कर दो कफ, राइट। वाइप ऑल सरफेस, चेयर एंड मशीन सरफेस एरिया बहुत जरूरी है। डायलिसिस होल्डर बहुत जरूरी है। ब्लड पंप का डोर, जो मशीन का ब्लड पंप का डोर होता है ना, आप पकड़ के जब बंद करते हो तो ब्लड आपके ग्लव्स में लगता है तो मशीन में भी लग जाता है। एयर डिटेक्टर का क्लैंप खोलते हो, पैरिन सिरिंज लगाते हो, तो वो सब आप डिस्कनेक्ट करते समय ज्यादा कंटामिनेशन होता है। चालू करते समय तो आप एटलीस्ट चालू करोगे ना, बंद करते समय तो आपके हाथ में ब्लड कभी कभी रहता है ना तो फैल जाता है पूरे मशीन में। और टच स्क्रीन है तो ऑफकोर्स जहाँ टच करोगे वहाँ पे इन्फेक्शन रहेगा, ब्लड लगेगा, राइट। ट्रे जो है डायलिसिस के पीछे ट्रे रखते हो ना जिसमें आप डायलिसिस जो सेट होता है या कैप्स रखते हो, क्लैंप रखते हो, उसको भी क्लीन करना है, राइट। मशीन क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। ये देख लो, ये कनेक्शन हाथ से, ये भी क्लीनिंग जरूरी है, राइट। ये आप देख रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है क्लीन करना, इसलिए मैं बोला इसको भी प्रॉपर क्लीन करना है, नहीं तो मालूम चलता है इस पर ब्लड लगा रहता है, कई बार ब्लड लगा रहता है इस पे। तो इसको प्लीज आप इसको ध्यान दे जरूर। डायलिजर होल्डर को भी जरूर ध्यान दे, आप पकड़ के डायलिजर निकालते हैं ना तो उसमें भी ब्लड लग जाता है। तो ये बेसिकली हम डायलिसिस थेरेपिस्ट के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज बता रहा हूँ। जो भी डायलिसिस थेरेपिस्ट जो है ना, राइट, सो आप आर्मी का गाइडलाइन है जो भी डायलिसिस यूज का वो फॉलो कर सकते हैं, या CDC का गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, अपने डायलिसिस सेंटर का SOP फॉलो कर सकते हैं। और पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो होता है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, तो वो अलग अलग है। आप जैसे भी जिस हॉस्पिटल में जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। जहां भी आप काम कर रहे हैं अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छा कीजिए और अच्छी तरह से। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
पेशेंट को भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए और स्टाफ को भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। डायलिसिस थेरेपिस्ट, सारे जो भी डायलिसिस थेरेपिस्ट हैं या हेल्थ केयर वर्कर है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो। सो प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी सबसे इंपॉर्टेंट है। सरफेस क्लीनिंग बहुत जरूरी है, राइट। और डायलिजर को कभी यूज मत करो। अगर सिंगल यूज करना है, एवरी टाइम सिंगल यूज करना है। और मशीन भी आपका सेपरेट होना चाहिए, अलग मशीन होनी चाहिए। और जो भी आप ब्लड ट्यूब डायलिजर यूज कर रहे हैं, ब्लड ट्यूबिंग यूज कर रहे हैं, वो भी आपका सिंगल यूज होना चाहिए। सो प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, दिमाग में घंटी होना चाहिए। मिंटोस नहीं, घंटी। मिंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसा नहीं। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन पेशेंट को जरूर बोलो, एजुकेट करो। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लो, इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का वैक्सीनेशन लो, राइट। गेट द फ्लू वैक्सीन ईच ईयर, हर साल फ्लू का वैक्सीन लेना है। अभी देखो कोविड हुआ, H1N1 हुआ, ये सब जितने भी फ्लू है उसका हर साल कोई ना कोई फ्लू आता है, उसका वैक्सीन लेना जरूरी है डायलिसिस पेशेंट को। और स्टाफ को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना जरूरी है, जो भी आपका डोज से कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो टाइटर करा के देख लो सर। So vaccination and routine testing of hemodialysis patient. Vaccination all susceptible patient against hepatitis B, influenza and pneumococcal. ये आपको वैक्सीनेशन हर डायलिसिस पेशेंट को लेना है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, जल्दी खत्म करना है, इसलिए सॉरी, थोड़ा फास्ट बोलूंगा, जल्दी खत्म हो जाए, तो मेरा गला भी बैठ गया है। और आप अपने डायलिसिस यूनिट में ये प्रोटोकॉल जरूर रखो, फर्स्ट टाइम जो भी पेशेंट आता है उसका सीरोलॉजी होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होना चाहिए, सही है। और क्या होना चाहिए, हर 3 महीने पे, या जो भी आप प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं, हर 4 महीने पे, 4 महीने पे उसका सीरोलॉजी टेस्ट होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV। अब कैसे प्रिवेंट करेंगे हेपेटाइटिस बी को? हेपेटाइटिस बी को सिंगल यूज, अगर सिंगल यूज, नो यूज। और इक्विपमेंट को क्लीनिंग करना प्रॉपर। और हेपेटाइटिस बी का जो केयर कर रहे हैं ना, उसको उधर ही रखो, उसको इधर मिक्स मत करो नॉर्मल एरिया में, राइट। तो ये मैंने बेसिक चीजें बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट को एजुकेट करना। पेशेंट को एजुकेट करना, अपने कैथेटर का केयर करे। कितने लोग शावर में नहाते हैं, पम्पकैथ को क्या बोलते हैं, हमने टेगाडम लगाया, पानी थोड़े जाएगा। आपने पम्पकैथ का टेगाडम लगाया, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाया, इसका मतलब पानी नहीं जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। पसीना होता है तो क्या होता है, पानी ऊपर आता है क्या? आप ही बताओ, पसीना होगा तो अंदर ही होगा ना, तो वो क्या है, पानी, क्या पसीना पानी नहीं है? कुछ लोग शावर करेंगे, कुछ लोग स्विमिंग जाएंगे पानी में, स्विमिंग पूल। अरे भाई, कैथेटर को बचा लो, फिर स्विमिंग करो। और गीला करके लाएंगे और बोलेंगे देखो इस हॉस्पिटल ने इन्फेक्शन दे दिया। अरे भाई, इन्फेक्शन आप खुद ले रहे हो। तो जो भी आप ड्रेसिंग करते हो, पेशेंट को बोलो इसको पानी से बचाए। पानी में भी तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर पेशेंट को अगर फीवर है तो आप देखो वैस्कुलर एक्सिस, स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, वार्म तो नहीं है, पस तो नहीं है, ये चीज तो देखो और डॉक्टर को बताओ, नेफ्रोलॉजिस्ट को बताओ। और ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर पस आ रहा है तो ऑफकोर्स आपको मालूम चल जाएगा कि आपका ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, इन्फेक्शन दे रहे हो पेशेंट को, अच्छा से ड्रेसिंग नहीं कर रहे हो। तब पेशेंट का कैथेटर साइड पे स्वेलिंग होना चाहिए, ना रेडनेस होना चाहिए, ना टेम्परेचर होना चाहिए, और ना ही पस होना चाहिए, ना ही कोई सिक्रीशन होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है, नहीं की जगह पे अगर है, तो समझो इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो भी आपका है तरीका वो सही नहीं है। सो डू द थिंग्स प्रॉपर। हैंड हाइजीन भी जरूरी है, ट्रेनिंग एजुकेशन बहुत जरूरी है, सबको ट्रेनिंग करना। प्रिवेंशन इन्फेक्शन हीमोडायलिसिस सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टाफ का भी ट्रेनिंग, पेशेंट का भी ट्रेनिंग, और अपनी दिमाग की घंटी बजाना। अपनी दिमाग की घंटी बजती रहेगी तो हैंड वॉश करते रहोगे। जब हैंड वॉश करोगे तो आप इन्फेक्शन को फैलाने से रोक सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ऑफ कोर्स आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।